गाइस, मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी की पूरी सीरीज को करेंगे विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ में ही जो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है सीरीज के लास्ट में हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चंस की फॉर्म में ही पढ़ेंगे चैप्टर को जो अपने हिसाब से अपने क्वेश्चंस आता है। देखो, सबसे पहली बात, अगर इकोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इकोलॉजी होती क्या है। मान लिया कि आप एक तालाब के पास में गए और उस तालाब के अंदर कुछ मछलियां रहती थी, कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी, कुछ मेंढक भी रहते थे वहां पे, कुछ छोटे मोटे पौधे भी उगे हुए थे। अब देखो, ना तो वो पौधे उस तालाब से निकलकर बाहर आ सकते, ना वो मछलियां आ सकती, तो यानी कि अब वो तालाब पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है, इकोसिस्टम कहलाएगा आपका पूरा का पूरा। अब इकोसिस्टम टर्म समझ गए? मान लिया आप किसी जंगल के अंदर हो जो शहर वाले इलाके से काफी दूर है, तो उस जंगल में रहने वाले जानवर, वहां पर जो पेड़ होंगे, जैसी वहां पर धूप आती होगी, जैसा टेम्परेचर होगा, जितनी बारिश होती होगी, एक इकोसिस्टम पूरा का पूरा वो तैयार हो जाता है जिसे हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जहां पर आप रहते हो उस पूरे के पूरे एरिया को भी आप क्या बोल सकते हो? इकोसिस्टम बोल सकते हो। जैसे इंडिया एक इकोसिस्टम हो गया आपका। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो गया। मान लिया कॉन्टिनेंट्स है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, एक दूसरे से वहां के लोग अलग अलग बटे हुए हैं, तो वो भी एक तरीके का इकोसिस्टम ही बना रहे हैं। अब देखो, इकोसिस्टम की बात तो मैंने कर ली, उसके बाद हम बात कर रहे थे इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी को ऐसे समझो कि जब अब पूरा का पूरा अपना क्या है? धरती है, धरती पे रहने वाले जानवर हैं, अलग अलग वहां पर वातावरण होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग जगह बारिश होती है। तो जो जहां पर मान लिया ज्यादा बारिश होती है, वहां पर रहने वाले लोग या वहां पर रहने वाले जानवरों का उस बारिश की वजह से फर्क पड़ता होगा उनपे। जहां पे ज्यादा धूप होगी वहां के लोग ज्यादा काले होंगे। तो यानी कि हमारे चारों तरफ जैसा भी वातावरण होता है या जैसे वहां पर जानवर रहते हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर फर्क पड़ता है, जिसे ही हम किस में पढ़ते हैं? इकोलॉजी के अंदर। अच्छा, ये ध्यान से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, समझने के लिए था। अब पहला क्वेश्चन कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? एक हम इंडियन पढ़ते हैं हर चीज के लिए और एक हम पढ़ते हैं वर्ल्ड का। तो फादर ऑफ इकोलॉजी है एच रिटर। एच रिटर नाम कैसे याद रखेंगे? अब देखो, हम जहां रहते हैं हम सारी चीजों को बोलते हैं ना कि जहां हम रह रहे हैं वहां सारी की सारी चीजें ठीक है, राइट हैं। तो उससे हमने याद करा कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? एच रिटर है। राइट से रिटर याद कर लिया। उसके बाद द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस दैट हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? अब इंडियन के भी जानने हैं, तो रामदेव सबको पता है ना, योगा के लिए फेमस है। तो ठीक ऐसे ही रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा क्या है? हमारे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। हु? रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ओके, सो दो क्वेश्चंस हमारे हो गए यहां से। उसके बाद इस इकोलॉजी को किसी ना किसी ने डिफाइन भी तो किया होगा ना, इकोलॉजी टर्म होती क्या है? तो आपने एक नाम सुना होगा क्लास 11th के अंदर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर, क्या नाम था? अर्नेस्ट हिकल। अर्नेस्ट हिकल नाम हमने 11th में भी पढ़ा था। ठीक है, अब नहीं भी याद होगा तो क्लास 11 से रिलेट करके हमें याद आ जाएगा। सो अर्नेस्ट हिकल वो पहले इंसान थे जिन्होंने इकोलॉजी को क्या किया था? डिफाइन किया था। 3 क्वेश्चंस हो गए अपने। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, या एक स्टेटमेंट दी थी किसने? ओडम नाम के एक इंसान थे, ओडम। ओडम ने क्या कहा था इकोलॉजी को लेकर? तो उन्होंने डिफाइन किया था इकोलॉजी को एज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। नेचर, हमारे आसपास जो भी है सब कुछ नेचर ही तो है, तो जैसा स्ट्रक्चर है या जैसा फंक्शन है नेचर का, यानी कि ओडम ने जब इकोलॉजी को डिफाइन किया तो उन्होंने 2 टर्म्स का यूज किया था। किसका? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर का। तो ओडम ने कहा कि इकोलॉजी क्या है? स्टडी है किसकी? स्ट्रक्चर की और फंक्शन ऑफ नेचर की। हम लोग नेचर में रहते हैं तो हम काम करते हैं, जो पहाड़ हैं, जो झरने हैं, वो क्या है? एक तरीके से स्ट्रक्चर है नेचर का। तो वो किसने बात कही थी? ओडम ने कही थी। सो वी हैव कवर्ड द 4 साइंटिस्ट। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करें कि अब देखो, सिंपल सी बात में बात करूंगी। देखो, 2 टर्म मैंने यहाँ पे लिखी हैं, उन्हें सुनो एक बार। पहली टर्म है ओइटिकोलॉजी। अब ए वर्ड अल्फाबेट सीरीज के अंदर पहले उस पे आता है ना। सो ओइटिकोलॉजी क्या होता है? ये एक स्टडी होती है। किसकी स्टडी करेंगे हम?
स्टडी ऑफ सिंगल स्पीसीज या फिर पॉपुलेशन। ठीक है, अब मान लिया कि मैं ह्यूमन हूं, तो मेरे जैसे और सारे के सारे इंसान भी होंगे। तो या तो अब जैसे मैं ह्यूमन की स्टडी कर रही हूं और हमारे पास में जितने भी ह्यूमंस हैं, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, तो एक भीड़ हो जाएगी, एक पॉपुलेशन हो जाएगी। मैं ये नहीं देख रही मेरे आसपास कुत्ता है, बिल्ली है, उनको नहीं देखना। जब मैं स्टडी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज के बारे में, अगर मैं कुत्ते के बारे में पढ़ रही हूँ, यानी डॉग के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो किसी एक स्पीसीज के डॉग के बारे में ही स्टडी कर रही है, तो वो क्या कहलाती है? ओइटिकोलॉजी कहलाती है, जिसके पीछे भी लॉजी लगा होता है। सो दैट इज रिलेटेड टू स्टडी। सो ओइटिकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सिंगल स्पीसीज और पॉपुलेशन। क्या होता है जब हम सिंगल स्पीसीज या फिर पॉपुलेशन की बात करते हैं? सो ओइटिकोलॉजी को पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहा जाता है। व्हाट दैट टर्म इज कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या? जब हम स्टडी करते हैं किसी सिंगल स्पीसीज या फिर पॉपुलेशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सिनिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी एबीसीडी में लास्ट में आता है, यानी जब आप मोर देन वन स्पीसीज या बहुत सारे स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हो, एक कम्युनिटी के बारे में। अब देखो, मान लिया कि आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो या किसी कम्युनिटी में रहते हो, तो कम्युनिटी में तो वहां के रहने वाले पेड़ भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, आप भी आओगे। तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है सिनिकोलॉजी। सो सिनिकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ more than one species or community is called the community or the ecosystem ecology। अभी मैंने ecosystem समझाया था। So सिनिकोलॉजी में क्या बोलते हैं? आप एक से ज्यादा स्पीसीज या फिर कम्युनिटी के बारे में स्टडी करते हैं और उसको हम कम्युनिटी या फिर हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम इकोलॉजी बोलते हैं। यप। सो उसके बाद में है आपकी कुछ टर्म्स जो हमें कंफ्यूज करेंगी आगे इस चैप्टर के अंदर। तो पहला मैंने लिखा है बायोम। अब ये बायोम क्या होती है? देखो, बायोम क्या होगी आपकी? मान लिया कि आप एक शहर के अंदर रहते हो, सपोज आप मध्य प्रदेश में रहते हो, तो वहां पे क्या है? आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, लोग भी रहते होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, कहीं ना कहीं नदी तालाब भी होंगे। तो जब क्या करते हैं हम? अब देखो, जो आपका एक लेक होगा, एक पॉन्ड होगा, वो एक इकोसिस्टम हो गया। एक जंगल, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, जहां पर हम रह रहे हैं, मतलब वो ह्यूमन वाला इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, तो जब बहुत सारे इकोसिस्टम के को ग्रुप कर दिया जाता है तो उसे बायोम बोलते हैं। सो बायोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। सीधा आपको 4 ऑप्शंस में चेक करना है या डेफिनेशन लिखनी है। सो बायोम क्या होता है? आपका ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम होता है। सो ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है लैंडस्केप। लैंडस्केप आप क्या समझते हो? कि आपने सुंदर सी पेंटिंग बना दी है, वहां पे बहुत सारे मतलब हरियाली ही हरियाली है। ओके, सो लैंडस्केप क्या होता है? एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, यानी बहुत खुला एक एरिया है जिसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट है, बट पैचेस की फॉर्म में। अब मान लिया जैसे मैं हरियाणा से हूं, सो हरियाणा के अंदर क्या है? आपके खेत भी हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड भी है, कुछ तालाब भी हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग भी हैं। तो यानी कि अब मान लिया पूरा का पूरा हरियाणा क्या हो गया? एक लैंड हो गया। उसके ऊपर आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी देखने को मिलेगा, पॉन्ड इकोसिस्टम भी देखने को मिलेगा, नॉर्मल हम लोग भी देखने को मिलेंगे। सो लैंडस्केप एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होता है हैविंग मेनी इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। हमारे जंगल कहीं पर होंगे, एग्रीकल्चरल एरिया कहाँ पर होगा, इंडस्ट्रियल एरिया कहीं होगा, तो पैचेस के फॉर्म में बहुत सारे इकोसिस्टम क्या है जब प्रेजेंट होते हैं एक बहुत बड़े लैंड के ऊपर, तो उसको हम लैंडस्केप बोल देते हैं। ओके, पेंटिंग वाला लैंडस्केप नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका इन्वायरमेंट। सो व्हाट इज इन्वायरमेंट? अब देखो, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सारे के सारे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स को मिलाकर इन्वायरमेंट कहा जाता है। समझे कैसे? सो अ सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। कैसे? नहीं समझ में आया होगा। अब देखो, एबायोटिक फैक्टर समझो, नॉन लिविंग। कैसे नॉन लिविंग क्या होंगे? बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, आज धूप अच्छी निकली है, ठीक है, या माउंटेन है आपके एरिया के अंदर, झरने हैं, वाटरफॉल्स हैं, तो ये सारे तो क्या होंगे? एबायोटिक थिंग्स होगी। बायोटिक में क्या हो जाएंगे? प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रोब्स हो गया। तो इन सबको मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? इन्वायरमेंट बोल देते हैं। सो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, बोलते हैं हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहिए, तो उसमें ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आप पेड़ पौधे लगाओगे, बाकी सारी चीजों का भी तो ध्यान रखोगे ना। तो ये हो गया अपना इन्वायरमेंट। इसके बाद में बायोटिक फैक्टर हम सबको
सबको पता है कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रोब्स हो गए। माइक्रोब में आप फंजाई को ले सकते हो जो फुई लग जाती है, एल्गी को ले सकते हो, प्लांट्स में आ जाती है। तो भाई बायोटिक फैक्टर तो सबको पता है, ऑप्शन वाला देगा भी नहीं, मतलब क्वेश्चन वाला देगा भी नहीं। अब एबायोटिक फैक्टर में पूछता है क्वेश्चन, जैसे एबायोटिक के अंदर पहला आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट के अंदर आप क्या क्या कैटेगरीज पढ़ सकते हो? रेनफॉल, बारिश कैसी हो रही है, स्नोफॉल, बर्फ कैसी पड़ रही है, कैसा टेम्परेचर है उस एरिया का, कैसी लाइट है वहां पर। सो क्लाइमेट, रेनफॉल, स्नोफॉल, टेम्परेचर, लाइट, सबके सब क्या आते हैं? क्लाइमेट के अंदर आते हैं। यही होता है ना कि आज भाई क्लाइमेट गर्म है, आज ठंडा है, आज बारिश हो रही है, तो वो सब हो गए। नेक्स्ट फैक्टर आता है एबायोटिक के अंदर एडेफिक फैक्टर। एडेफिक टर्म को बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि एडेफिक क्या है। सो एडेफिक वर्ड रिलेटेड होता है सॉइल से, मिट्टी से। सो एडेफिक वर्ड किससे रिलेटेड है आपका? सॉइल से। एडेफिक वर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फायर हो गया आपका। नेक्स्ट है टोपोग्राफिक। अबे टोपोग्राफिक किसको बोलते हैं? कितनी ऊंचाई पर आप रहते हो, किस दिशा में रहते हो, समझाऊंगी अभी। कहाँ आपके पहाड़ पड़ते हैं, आप वैली में रहते हो या कहीं ऊंचाई वाले ढलान वाले एरिया के अंदर रहते हो। अब समझो, यहां से मेन वो पूछेगा कि मेजर अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं। तो मान लिया उसने बोल दिया क्लाइमेट हो गया, एडेफिक हो गया, फायर हो गया और टोपोग्राफिक हो गया। अगर ऑप्शंस में पूछता है तो मान लिया कि उसने ये बोल दिया रेनफॉल, स्नोफॉल बोल दिया, बाकी दे दिया एडेफिक, फायर और टोपोग्राफिक। तो आपको पता है रेनफॉल और स्नोफॉल तो क्लाइमेट के अंडर कैटेगरी में आते हैं, बाकी तीनों क्या है आपकी मेजर कैटेगरीज है, ठीक है। अब देखो, अब एल्टीट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। अब ऐसे याद रखेंगे, लैटिट्यूड लेटा हुआ है, तो ये मैंने आपका अर्थ बनाया। अर्थ के को जब ग्लोब को देखते तो कुछ तो ऐसी लाइनें होती हैं इस तरीके से, इनको बोलते हैं लेटी हुई लाइनें। लेटी हुई मतलब कि लैटिट्यूड बोला जाता है। दूसरा होता है एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पर हो, कुछ लाइंस ऐसी भी तो होती हैं, तो इनको बोला जाता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब आप नीचे से, मान लीजिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो आप कितनी ऊंचाई पर रह रहे हो। लैटिट्यूड में आप इधर क्या पड़ता है आपका ईस्ट, इधर क्या पड़ता है वेस्ट, आप ईस्ट में रह रहे हो, वेस्ट में रह रहे हो, किधर रह रहे हो, तो हमें एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड से पता चलेगा। डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, अब मान लिया कि आप जिस शहर में रहते हो उसके पीछे एक लंबा सा माउंटेन है। अगर माउंटेन है तो पीछे से आने वाली हवा आप तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। यानी कि जो माउंटेन के पीछे लोग रहते होंगे उनको अच्छी खासी हवा फील होती होगी, मतलब कि वहां पर ठंडी हवा चलती होगी। माउंटेन ने हवा को ब्लॉक कर लिया तो आपके एरिया में हवा नहीं आ रही, तो माउंटेन का भी तो फर्क पड़ा ना आपका। स्लोप हो गया, भाई आप ढलान पर रहते हो या ऊंचाई पर रहते हो। ऊंचाई वाले लोगों के पास बारिश का पानी रुकेगा नहीं, ढलान में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सब क्या है आपके अबायोटिक फैक्टर्स। तो आज हमने कुछ साइंटिस्ट के नाम करे, कुछ टर्म्स हमने देखी और हमने देखा कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। इसे नेक्स्ट पार्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस।